नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। जो विद्यार्थी आरएएस 2020 की संपूर्ण तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हम एक संपूर्ण रणनीति लेके आ गए हैं। क्योंकि हम अब एप्लीकेशन बनवा चुके हैं और उसमें सारा मटेरियल अच्छे से अपडेट कर सकते हैं, तो हम एक सिस्टमेटिक वे से पूरा टेस्ट सीरीज के साथ में आपके लिए एक संपूर्ण रणनीति लेके आ गए हैं। यहाँ पे इसमें मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ आरएएस एग्ज़ाम के बारे में कि आरएएस एग्ज़ाम क्या होता है, आरएएस एग्ज़ाम कब कब होता है, आरएएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आरएएस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये सब जो विद्यार्थी आरएएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक संपूर्ण रणनीति है। एक एक सवाल को, जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उन सभी सवालों को मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये हमारी आरएएस 2020 एग्ज़ाम की संपूर्ण रणनीति है, जिसमें हम सारी बातें करेंगे। क्या है आरएएस की एग्ज़ाम, कैसे तैयारी करें, सवाल ये आता है मेरे पास में सबसे ज़्यादा, तो ये भी बता देंगे। आरएएस एग्ज़ाम क्या है, कौन करवाता है, कब कब होता है, सभी आंसर देने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कितनी वैकेंसी आती है, ये सवाल पूछते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उम्र क्या होती है, योग्यता क्या होती है, आरक्षण क्या होता है, इसमें एसडीएम बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, डीएसपी बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, ये सवाल आपके होते हैं। सबके आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए आरएएस एग्ज़ाम कितना आसान है, आरएएस 20 की हमारे साथ में क्या स्ट्रेटर्जी है, हम आपके लिए क्या नया लेकर के आए हैं जो आपको और सभी से बेहतर कोशिश करेंगे हम, जो और सभी कोचिंग से बेहतर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, ये सब डिटेल में समझेंगे हम। तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, ये सवाल होते हैं जिसके आपके इन सब के एक एक का आंसर। आरएएस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल होते हैं, क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज कौन सी करें, कौन सी कोचिंग करें, कितनी फीस है, कितना खर्चा होता है, हमारे एप्लीकेशन की सहायता से आप पूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा है, और हमारे एप्लीकेशन और कोचिंग्स का एक कंपैरिजन, एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है आपके कि मीडियम कौन सा चूज़ करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है नहीं होती, ये सारे में सवाल जितने भी आपके कमेंट के द्वारा पूछे गए या व्हाट्सएप के द्वारा पूछे गए हैं, फेसबुक के द्वारा, उन सभी सवालों को एक साथ में यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ और सभी सवालों को हल कर रहा हूँ आपके लिए, सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद में क्या प्री मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, आरएएस एग्ज़ाम कठिन है क्या, क्या मेरिट वाले ही आरएएस बनते हैं, पढ़ाई कितनी करें ताकि आरएएस बन सकें, ऐसे दिमाग में आ सकता है आपके दिमाग में कि ये कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, हार्ड स्टडी क्या होती है, कौन सी बुक्स एवं नोट्स पढ़ें, सब कुछ यहाँ पे आपको, करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है, कैसे तैयारी करें, नोट्स कैसे बनाएं। ओके, आरएएस प्री 2013, 2016, 2018 का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, मेंस की तैयारी कब शुरू करें, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, अन्य सवाल जो आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इनके बाद भी कोई सवाल बच जाएगा तो उन सभी में आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो आगे एक वीडियो और बना दी जाएगी उनसे रिलेटेड। तो अब शुरू करते हैं, हम एक एक सवाल का आंसर दूंगा, आपके सारे के सारे जो आप दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं सबका आंसर मिलेगा। देखो, आरएएस एग्जाम, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये राजस्थान की अधिकारी पोस्ट में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। कौन एग्ज़ाम करवाता है, आरपीएससी इसका एग्ज़ाम करवाता है। कब एग्ज़ाम करवाता है, नॉर्मली शेड्यूल ऐसा होना चाहिए किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कि हर साल उसको वैकेंसी निकालनी चाहिए, हर साल। लेकिन यहाँ पे अनियमितता होने के कारण हर साल तो नहीं निकल पाती, लेकिन एक साल छोड़कर अगले साल तो निकल ही जाती है, नॉर्मली ऐसा होता है। क्योंकि अभी ये राजस्थान का ही नहीं है, बाकी सभी जगह भी ऐसा ही हो रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन में। सिर्फ यूपीएससी ऐसा है जो कैलेंडर के हिसाब से काम करता है, बाकी हर पब्लिक सर्विस कमीशन को कैलेंडर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से काम नहीं करते। तो आपके दिमाग में ये है कि आरएस 2020 की वैकेंसी कब आएंगी। जहाँ तक मुझे अनुमान लगा है, 2020 की वैकेंसी जो है वो जनवरी और फरवरी में आरएस 2020 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2019 में आरएस की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। ओके, क्योंकि 2018 का ही पूरा अभी तक हो नहीं पाया, तो 2019 में नहीं आ रही है, 2020 में आएंगी।
2020 में और 2019 की मिलकर के आएंगी तो कुल मिला के 1200-1300 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है 2020 में। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कीजिए, आपको बेटर चांस है क्योंकि पोस्ट और वैकेंसी ज़्यादा आने वाली हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, ठीक है। कब होता है ये बताया आपके लिए, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। कितनी वैकेंसी आती है, ये सवाल जैसे आपके दिमाग में आया, कितनी वैकेंसी आती है। नॉर्मली राजस्थान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तो हर साल 1900 इतने के आसपास में वैकेंसी आती हैं। लेकिन अब 2019 में वैकेंसी नहीं निकाली है तो 2020 में जो वैकेंसी आने वाली है कंबाइंड मारते हुए करीब करीब 1300-1400 के आसपास में वैकेंसी आएंगे। अब सवाल ये आता है कि सर उम्र क्या होती है। देखो, न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष, ठीक है। अब जैसे उसमें नोटिफिकेशन आता है, जब भी उसमें नोटिफिकेशन आता है तब उसमें डेट लिखी हो रही होती है कि 1 जनवरी 2019 तक 21 वर्ष, ऐसे होता है जैसे कि 2018 वाले नोटिफिकेशन में ही आया था। लेकिन अगर जैसे 2020 में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें निश्चित सी बात यही लिखा आएगा कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आप उसमें आप देख लेंगे शेड्यूल में कि आपकी उम्र कितनी हो रही है 1 जनवरी 2021 तक, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा। अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो प्रेजेंट राइट नाउ सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम जनरल कैटेगरीज के लिए 40 वर्ष की उम्र रखी गई है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब जनरल से मिनिमम बात लेते हैं तो 40 वर्ष तक तो आप दे ही सकते हो, ओके। उसके बाद में अदर कैटेगरीज में आपको छूट दी गई है, ओके। 5 वर्ष की महिलाओं के लिए छूट दी गई है, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 5 वर्ष की अलग से छूट दी गई है। विधवाओं के लिए यहाँ पे कोई विधवा या परित्यक्ता जो भी है उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी 45, 50, 55 की उम्र तक भी वो आरएस का एग्जाम दे सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा दी गई है, यानी 45 वर्ष की उम्र तक वो एग्जाम दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है, जो भी अपने फौजी भाई हैं, जो अपना रिटायरमेंट के बाद में आरएएस या अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 50 वर्ष की आयु सीमा दी गई है। तो 50 वर्ष की आयु सीमा तक आप आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। अब इनके लिए रिजर्वेशन भी है। एक्स सर्विसमैन जिनकी जो भी है उनके लिए 5% रिजर्वेशन है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अच्छे तरीके से एक्स सर्विसमैन जो है वो पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए चांसेस होते हैं। बाकी जितने भी कोचिंग नहीं कर सकते, जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए हम जो बेटर से बेटर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो आपके लिए सब कुछ यूजफुल रहने वाला है। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में ये भी बता दूंगा कि हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या क्या यूज करने वाले हैं। योग्यता क्या रहने वाली है, अगला सवाल है योग्यता क्या रहने वाली है। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज जरूरी होती है? नहीं, आपकी कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कब तक होनी चाहिए? जैसे कि कुछ बच्चे अपना ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो सकते हैं, बीएससी फाइनल, बीए फाइनल या बीटेक फाइनल ईयर में हो सकते हैं। तो जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला हो तो इंटरव्यू होने में कम से कम 1 साल का टाइम ही लग जाता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा ही है। तो इंटरव्यू के टाइम पे वो आपसे डिग्री मांगते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो जो भी फाइनल ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो आरएस एग्जाम दे सकते हैं, ओके। मिनिमम प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है। आप बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोले सर मेरी तो 45% ही है, क्या मैं आरएस एग्जाम दे सकता हूँ? 42% है। कितनी भी मिनिमम परसेंटेज हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपके पास में बीए की, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी है वो डिग्री मिलनी होनी चाहिए, ओके। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? देखो यहाँ पे 2 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक होती है प्रॉपर तरीके की राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज, और दूसरी होती है एलाइड सेवाएं यानी अधीनस्थ सेवाएं। तो राज्य सेवाएं जो कुल मिलाकर के 20 के आसपास हैं। अब कौन कौन सी है उनमें से टॉप बता देता हूं आपको। आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, यानी जो एसडीएम की पोस्ट पे जाता है वो आरएएस होता है। उसके बाद में आता है आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस, जो डीएसपी की पोस्ट पे जाते हैं वो आरपीएस। उसके अलावा लेखा सेवा, पर्यटन सेवा, सहकारी सेवा, परिवहन सेवा, देवस्थान सेवा, और कुल मिला के 20 ऐसी सेवाएं जिनमें अधिकारी पद पर आपको राज्य सेवा यानी प्रॉपर पोस्ट जिन्हें बोला जाता है। उसके बाद में आते हैं एलाइड पोस्ट यानी अधीनस्थ सेवाएं। अधीनस्थ सेवाओं में सबसे इंपॉर्टेंट होती है तहसीलदार, और बाकी जितने भी विभाग हैं उनमें अधीनस्थ अधिकारी होते हैं।
तो कुल मिला के 15 अधीनस्थ सेवाएं अलग से होती हैं, तो 20 राज्य सेवाएं होती हैं, 15 अधीनस्थ सेवाएं होती हैं 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हुआ कि कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, आरएएस, आरपीएस, तहसीलदार, लेखा सेवा। अच्छा, ये सवाल आएगा फिर आपके दिमाग में कि एसडीएम कितनी रैंक तक। देखो, नॉर्मली एसडीएम की जो पोस्ट होती है 60 के आसपास होती है, 50-60 के आसपास। जितनी वैकेंसी ज्यादा होंगी तो और बढ़ जाएंगी, कम होंगी तो थोड़ी कम हो जाती है, 50-60 के आसपास होती हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको करीब करीब 40 या 50 की रैंक लाना जरूरी होता है एसडीएम पोस्ट के लिए, 40 के अंदर ही लाना होता है। बाकी थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको अगर एसडीएम बनना है तो टॉप 50 में आना जरूरी है, सीधा सीधा आंसर यही है। ओके, दूसरा ये है कि सर डीएसपी बनना है, तो डीएसपी के लिए क्या है, देखो नॉर्मली सबसे पहले लोग चूज करते हैं एसडीएम की पोस्ट, उसके बाद में जाते हैं वो डीएसपी यानी आरपीएस की पोस्ट पर। तो डीएसपी की भी पोस्ट होती है 60 से 70 के आसपास। तो कुल मिला के टॉप 100 में आना जरूरी होता है आपको, अगर आपको डीएसपी यानी आरपीएस की पोस्ट लेनी है। ओके, तो डीएसपी के लिए टॉप 100 में आना जरूरी है, और पूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण दिया गया। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आता कि सर एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने एग्जाम होते हैं, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो सिर्फ आपको पास करना है। अब नॉर्मली प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है, एक ही दिन एक पेपर होता है, 150 सवाल पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ जा रही है, पिछले 2-3 जो एग्जाम हुए उनमें करीब करीब 40 से 45% के बीच में कट ऑफ जा रही है। यानी कि जो 2018 का प्रीलिम्स हुआ था उसके अनुसार अगर आप 200 मार्क्स में से 78 मार्क्स लेके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था। अदर कैटेगरीज के लिए कट ऑफ लोअर चली जाती है, ठीक है। तो ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं। तो 78 नंबर लाने पे आपका 200 में से 78 लाने पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है मुख्य परीक्षा। प्रीलिम्स में सिर्फ आपको पास करना है, उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 200 में से 150 नंबर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे फायदा होने वाला है, सिर्फ उसमें से पास। प्रीलिम्स में 150 नंबर वाले को भी एक समान माना जाएगा, और जो 78 के बाद में 80 नंबर 85 नंबर लाया उसको भी एक समान माना जाएगा। वो सिर्फ क्वालिफाइंग कि पास ही पास करना है। अब होती है मुख्य परीक्षा, होती है जिसमें होते हैं 4 पेपर। 4 पेपर में बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, वो आपको एक अलग डिटेल में मैं समझा दूंगा, और अपने एप्लीकेशन में पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, क्या क्या सिलेबस है, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन सब कुछ आपको वहां मिलेंगे, मैं बता दूंगा। तो 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। पेपर 4 में हिंदी इंग्लिश है, पेपर 3 जो है उसे GS3 के नाम से जाना जाता है, पेपर 2 जो है उसे GS2 के नाम से जाना जाता है, और पेपर 1 को GS1 के नाम से जाना जाता है। GS1 में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कुछ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हैं सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, इस तरीके से होते हैं। GS1 में इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स शायद अगले पार्ट्स में है। तो क्या एक्चुअली में चेंज होता रहता है, मैं पूरा सिलेबस जो है वो अलग लेक्चर में पूरा आपके लिए बता दूंगा। तो 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का पेपर होंगे। कुल मिलाकर 4 पेपर का अगर 200 मार्क्स से गुणा करें तो 800 मार्क्स हुए। 800 मार्क्स आपकी रैंकिंग निर्धारित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 800 मार्क्स में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये मुख्य परीक्षा में शामिल करते हुए उसके बाद होता है इंटरव्यू, जो 100 मार्क्स का होता है। तो 800 मेंस के और 100 इंटरव्यू के, कुल मिलाकर के 900 मार्क्स। ये 900 मार्क्स में से आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। तो मेंस की जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी नॉर्मली, वो भी 45% के आसपास में जा रही है। जैसे कि 2013 में जो मेंस की कट ऑफ गई थी 800 मार्क्स में से 350 नंबर पे गई थी। उसके बाद में 2016 में जो कट ऑफ गई थी 800 में से 327 पे गई थी। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। और अगर 2018 की बात करें तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 45% पे मोस्टली मेंस में क्लियर होने के चांस होते हैं।
इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, 800 और 100 900 हुए, 900 में से आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। ओके। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, 3 घंटे का होता है। मेंस के 4 पेपर हैं, 800 मार्क्स के, हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इंटरव्यू में 100 मार्क्स होते हैं, कुल मिला के 900 मार्क्स। ओके, तो यही मेरिट निर्धारित करते हैं। और अब हम जो लेकर के आ रहे हैं हमारी तरफ से एक बहुत ही स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, और बहुत ही अच्छा मटेरियल हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अपने एप्लीकेशन के माध्यम से। वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाएंगे, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे टेक्निकल वाला सर्च करेंगे तो वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा और सारी चीजें वहां सिस्टमेटिक ढंग से आपको जमी हुई मिल जाएंगी। ओके, अगला सवाल है आरएस एग्जाम 2020 की संपूर्ण रणनीति कैसे बनाएं, यानी शुरुआत कैसे करें। देखो, किसी भी एग्जाम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। सिलेबस सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितने सिलेबस में से कितने सब्जेक्ट में से आने वाला है। उसके बाद में आपको उसी एग्जाम के ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओवरव्यू में देखना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट में से कितने सवाल आ रहे हैं और कितने लेवल के आ रहे हैं। तो पहला काम जो सबसे पहले बोलते हैं ना कि शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले आप सिलेबस रटो, भले ही 5 दिन लगे, 8 दिन लगे या 10 दिन लगे, सिलेबस रटो। दूसरा, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड करो। आरपीएससी से डाउनलोड करना है तो आरपीएससी से, बाकी अपने एप्लीकेशन पे जमे हुए हैं तो वहां एप्लीकेशन से डाउनलोड करें तो अपने एप्लीकेशन से, सिलेबस भी अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा तो वहां से डाउनलोड करो। उनको एनालिसिस करो अपनी तरफ से। दूसरों की स्ट्रेटजी तो बाद में काम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना काम। अपना जितना मेहनत करेंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, हम भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से एनालिसिस करना नहीं सीखोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो खुद से जितना हो सके एनालिसिस करना शुरुआत करें। सिलेबस क्या होता है, उसके बाद में आपकी सवाल बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, टेस्ट सीरीज कौन सी लें, और हमारा आरएस 2020 का कोर्स क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। देखो, सिलेबस में प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जी के, उसके 3 भाग लगा दिए मैंने यहाँ पे, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। ओके, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल होने को तो राजस्थान का पॉलिटी का हिस्सा भी आता है और राजस्थान की इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा आता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, उसे अपना मेन इकोनॉमिक्स में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 भाग आते हैं। उसके बाद में आता है भूगोल। भूगोल में भौतिक एवं विश्व भूगोल और भारत का भूगोल ही आते हैं। राजस्थान का भूगोल मैंने यहाँ पे राजस्थान जीके में शामिल कर दिया है। उसके बाद में अगली सब्जेक्ट आती है संविधान एवं राजनीति। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, यानी कुल मिलाकर कितनी सब्जेक्ट हो गई, 8 सब्जेक्ट हो गई। ओके, राजस्थान वाले के अगर 3 भाग अलग से डिवाइड कर दें तो आपकी 10 सब्जेक्ट हो जाती है। मैथ रीजनिंग को अलग करेंगे तो 11 हो जाएंगी अलग अलग, विज्ञान प्रौद्योगिकी को अलग अलग करेंगे तो 12 हो जाएंगी। अब यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले ईयर्स में कितने सवाल पूछे गए हैं इनसे, यानी कुल मिला के 150 सवाल होते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके आपके लिए दिए हुए हैं। देखो, राजस्थान जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान जीके से 2013 में 47 सवाल पूछे गए, 2016 में 50 और 2018 में 45 सवाल, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। ओके, तो कुल मिला के एवरेज जो होता है वो 40 का होता है, उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल करते हुए राजस्थान के 45 से 50 के बीच में सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान जीके पे आपको बहुत अधिक जोर देना होगा। ओके, और हम अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, उसमें राजस्थान जीके आपको मिली जाएगी। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास का 2013 में 12 सवाल आए थे, 2016 में 8 सवाल आए थे, 2018 में 7 सवाल आए थे। तो इसका भी रोल ठीक ठाक है, यानी 10 के आसपास सवाल जो है वो भारत के इतिहास से आने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत जो है अंग्रेजों के आगमन के लेके 1947 की आजादी तक का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ओके,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अपना क्रैश कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, तो वो आप देख लेना, ओवरव्यू मिल जाएगा। अब क्रैश कोर्स तो हो चुके हैं, और जब फुल रणनीति लेके आ रहे हैं तो अब हम फुल वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। फुल वीडियो लेक्चर्स जो है वो एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे और यूट्यूब पे भी डाले जाएंगे। लेक्चर्स जो है वो दोनों जगह मिल जाएंगे आपको। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे टॉपिक वाइज डिस्कशन, वो जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेगा। जो भी लेक्चर होंगे उनकी पीडीएफ जो होंगी, उनकी रिलेटेड ई बुक जो होंगी वो सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेंगी। उनसे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड, यानी मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो मौर्य साम्राज्य का फुल लेक्चर मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे। उसके बाद में वहां पे ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आए मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, आरएस प्रीलिम्स में, आरएस मेंस में, इवन इफ आईएएस और आईएएस प्रीलिम्स और मेंस तक के, वो उनका डिस्कशन वो वीडियो मिलेगा, वो सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। उसके बाद में उन दोनों जो लेक्चर बने उनकी पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज यानी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्विज जो है वो आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और इन सब से रिलेटेड जो भी अपना टेस्ट सीरीज चलेगा वो आपको अलग से शेड्यूल बता दिया जाएगा, वो आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि लेक्चर जो रहेंगे वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे, यूट्यूब पे भी आपको फ्री मिलेंगे। ओके, तो आपने अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अपना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, क्रैश कोर्स, ऑल क्रैश कोर्स, तो उसमें आप जाएं और हिस्ट्री के क्रैश कोर्स देखें। हिस्ट्री के भी हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, उसके अलावा आपको ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी का है, साइंस का क्रैश कोर्स है और इकोनॉमिक्स का भी क्रैश कोर्स वहां आपको मिल जाएगा। तो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल और भारत भूगोल है। 2013 में 11 सवाल, 16 में 10 सवाल, 18 में 12 सवाल, तो कुल मिलाकर के आपको करीब करीब एवरेज अगर याद रखना है तो 12 सवाल 13 सवाल जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। भारत का संविधान, इसमें एवरेज अगर देखें 13, 12, 15, तो 15 सवाल के आसपास जो है वो भारत के संविधान से आएंगे। अर्थव्यवस्था 14, 12, 10, तो 12 या 13 सवाल जो आएंगे वो इकोनॉमिक्स से आने वाले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका फिक्स है 20 सवाल आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद में मैथ रीजनिंग का फिक्स है 20 सवाल आते हैं मैथ और रीजनिंग से। उसके बाद में करंट अफेयर्स, वो करीब करीब 22, 24, 25 इतने आसपास में सवाल आते हैं। हो सकता है इनका ऐड जो हो वो 150 के आसपास में ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ओवरलैप हो जाते हैं। कुछ एक सवाल जो ज्योग्राफी में वो हो सकता है किसी दूसरी सब्जेक्ट में भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्योग्राफी का पूछा गया हो, या राजस्थान की करंट अफेयर्स जो है दोनों जगह शामिल के लिए, तो जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट 150 सवाल, 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आप अगर 80 या 90 मार्क्स भी लेकर आते हैं तो आप श्योरिटी में रहते हैं कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसे क्लियर और करने के लिए 100 मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो 100% श्योर है कि आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको जो कोशिश करनी है वो अधिकतम से अधिकतम मार्क लाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने ये पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें आप खुद से एनालिसिस कर लेना। इसका पीडीएफ जो है वो नीचे मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। इस पूरा जो आपको समझा रहा हूं मैं, इस पीडीएफ को आपको गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप इसे एनालिसिस कर लेना। ओके, बुक्स जो होंगी एनसीईआरटी की बुक्स, अब बुक्स कौन सी पढ़ें? देखो, बुक्स से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसे मैं आई लिंक में भी लगा दूंगा। बाकी उस वीडियो में मैंने क्या किया है कि आपको बहुत सारी बुक्स को बताया है, उनमें मैंने बोला है कि आप ये ले आओ या ये लेके आ जाओ। अब मैं आपको दोबारा से मुझे एक नए तरीके से बोल रहा हूं कि बुक्स को आप सीमित करो, बुक्स को ज्यादा मत बढ़ाओ, कॉम्प्लेक्सिटी मत लाओ, जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करो। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, जितना हो सके उतनी कम बुक्स यूज करनी है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक बुक्स क्या आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक्स 6 से लेके 12 तक की सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको पढ़नी ही है क्योंकि उनसे बेस क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें ढूंढना चाह रहे हैं तो अपने एप्लीकेशन पे वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी की बुक्स सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, तो उन बुक्स को आप डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया है जो मैं आपके लिए यहाँ आई लिंक में लगा रहा हूँ, वो देख लेना। हमारे पीडीएफ और ई बुक्स देखना है। ठीक है, एक तो एनसीईआरटी,
हमारे जितने भी लेक्चर्स की पीडीएफ्स और ई बुक्स हम जितना प्रोवाइड कराएं वो सब आप यूज करना है। तो वो एप्लीकेशन से आपको डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन पे जाएंगे डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक जो आपके पास में होनी जरूरी है। एक तो एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आपको जो पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड कराए जाए वो यूज करने। उसके बाद में कुछ रेफरेंस बुक्स, देखो एक तो आप इनमें से किसी भी पब्लिकेशन का एक रेफरेंस बुक ले आए, लक्ष्य, दक्ष्य या पैनोरमा, सिर्फ एक लेके आना, ताकि ओवरव्यू में आपको वहां पे सिलेबस मिलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना कवर कर लिया है। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप गोपीनाथ शर्मा लेके आ जाना। उसके अलावा फालतू की बुक्स मत ढूंढना और कोई बुक ढूंढने की कोशिश मत करना। देखो राजस्थान हिस्ट्री लक्ष्य वाली में, लक्ष्य, पैनोरमा इनमें भी मिलेगी, बट एक एक्स्ट्रा मेंस के हिसाब तक के लिए आप यहाँ पे गोपीनाथ शर्मा की एक बुक लेके आ जाना। ओके, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की एक बुक लेके आ जाना। राजस्थान कला संस्कृति के लिए डॉक्टर हुकुमचंद जैन की, और राजस्थान इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। अब इकोनॉमी जो मेंस में ज्यादा पूछी जाती है, प्रीलिम्स में राजस्थान का कम होता है, फिर भी राजस्थान जीके की ये 4 बुक आपके पास में होनी चाहिए। इनके अलावा ज्यादा बुक इकट्ठी मत करना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना हो सके उतना सिंपल और शॉर्ट रखो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके क्रिप्स नोट्स बनाना और उसे रिवाइज करना बार बार। इसी चीज में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अभी सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, टीम को बढ़ा लिया है, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपकी इसमें हम हेल्प करने वाले हैं। पॉलिटी की बुक लेके आनी है आपको, एम लक्ष्मीकांत की लेके ही आनी है, जरूरी है। इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक लेके आनी है, उसके अलावा कोई और बुक नहीं लेके आनी है। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक ले आना। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक ले आना। साइंस टेक्नोलॉजी के अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो लेके आ जाना। मैथ रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया के आ जाना। लेकिन आरएएस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से सॉल्व करना उस बुक को। ऐसा नहीं है कि रामनिवास मथुरिया जो बुक है मैथ रीजनिंग की, उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हैं, उनको भी सॉल्व करने लग जाओ। लेकिन आरएएस के जो टॉपिक हैं उन्हीं को चूज करना और उन्हीं का वहां पे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। करंट अफेयर्स के लिए आप दृष्टि आईएएस वालों की मंथली मैगजीन आती है वो लेके आ जाना। बाकी हम दिसंबर में हर मंथ एक मैगजीन निकाला करेंगे दिसंबर से, वो मैगजीन भी आपके लिए यूजफुल रहे करेगी। ओके, तो उस समय वो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। मूमल का राजस्थान के लिए लेके आ जाना। और हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूं, दिसंबर के महीने में मैं पिछले 12 महीने की जो करंट अफेयर्स है मंथली आपके लिए लेके आने वाला हूं, वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में। तो वहां पे उसके बाद में जनवरी से हमारी जो मैगजीन रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, तो वो आप वहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप दृष्टि और मूमल के लेके आना, और हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। ओके, जितना हो सके उतना चीजों को सिंपल रखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज और रिवाइज करो, ये जरूरी है। अब इनके अलावा आपको बुक नहीं लेके आनी है, इतना ध्यान रखना, आपको बुकों का पुलंदा इकट्ठा नहीं करना है। सीधी सी बात है, एक फिक्स, एक कम मटेरियल आप वहां पे अपने पास में रखिए, उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसे बार बार में रिवाइज कीजिए। आना होगा तो उन्हीं में से आ जाएगा, और जो नहीं आना होगा ना, तो जो बड़े से बड़े विद्वान बैठे हैं ना, उनसे भी वो सवाल सॉल्व नहीं होने वाले। 150 सवाल में से 20-25 सवाल ऐसे होते हैं, 20-25 से ज्यादा सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े विद्वान, इवन एक जो आरपीएससी में टेस्ट पेपर जो सेट कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है इसका आंसर क्या लिखना है। तो जो आना होगा इनमें से ही आ जाएगा। जितना हो सके उतना अपना सोर्स जो है वो मिनिमम रखने की कोशिश करना है। ओके, अब हमारे एप्लीकेशन से आपको क्या मिलने वाला है ये आपको पूरी तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो, प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेक्निकल आवारा सर्च करेंगे। बाकी टेक्निकल आवारा नव भारत निर्माण, हम धीरे धीरे इसे स्विच करेंगे, टेक्निकल आवारा से इसका नाम नव भारत निर्माण करेंगे। ओके, आने वाले समय पे इसका नाम नव भारत निर्माण रहने वाला है। ओके, बट राइट नाउ टेक्निकल आवारा नाम से आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है क्रैश कोर्स से। अब क्रैश कोर्स क्यों बनाए गए कि क्रैश कोर्स इसलिए बनाए गए कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। आपने कहीं भी हिस्ट्री पढ़ी हो, मुझे नहीं पता आपको वहां इंटरेस्ट आया होगा या नहीं आया होगा, हो सकता है आपने रटा भी हो, डेट्स को रटा हो, राजा महाराजाओं को रटा हुआ। एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे जाना, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, आई गारंटेड यू अगेन आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा हिस्ट्री में।
आपको ज्योग्राफी में अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो जाना अपना ज्योग्राफी का, अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स देखना, इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स देखना। आपको ज्योग्राफी में मजे आने लग जाएंगे। आपको खुद से रुचि जागेगी कि यार मैं आगे और पढूं, इस तरीके से आपको रुचि जागने लग जाएगी। सेम आपका पॉलिटी के साथ होगा। अगर आप पॉलिटी का क्रैश कोर्स अपने वहां देख लोगे तो आपको खुद से रुचि जागेगी मुझे और पढ़ना चाहिए। साइंस का ये सारे क्रैश कोर्स जो है वो आपको वहां मिल जाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगे। तो क्रैश कोर्स से शुरुआत होगी। जैसे कि अपना एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो RS कोर्स में वहां पे सबसे ऊपर लिखा होगा हाउ टू यूज एप्लीकेशन, सबसे ऊपर होगा आपको एप्लीकेशन यूज कैसे करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके सवाल आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियो मुझे बनानी होगी एप्लीकेशन कैसे यूज करना है एक फोल्डर में डाल दी जाएंगी। उसके बाद दूसरा जो फोल्डर है उसमें RS एग्जाम की रणनीति होगी, जिसके अंदर सिलेबस भी होगा, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए वहां पे वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि अभी हमारा ये सब जो मटेरियल है वो रनिंग मोड में है। हम सारा मैटर जो है वो अपडेट कर रहे हैं। बाकी RS का एग्जाम अभी इतनी जल्दी होने वाला भी नहीं है। हम प्लान ये करके चल रहे हैं कि जून के अंत तक हम अपना प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपको कवर करा दें, जून के अंत तक। अब जून से अगर पहले प्रीलिम्स होगा तो हम फास्ट करा देंगे, बट जून तक प्रीलिम्स होने के चांस नहीं है। तो जून के अंत तक हम पूरा आपको वहां पे मैटर प्रोवाइड करा देंगे। हम धीरे धीरे वहां अपडेट करते रहेंगे। फुल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्रैश कोर्स आप देख लेंगे, उसके बाद फुल वीडियो लेक्चर्स, यानी टॉपिक जो होंगे वो 1.5 घंटे 2 घंटे का एक ही लेक्चर। उसके बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन वीडियो, ओल्ड ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो। उसके बाद में उससे रिलेटेड PDF और ई-बुक्स होंगी, उसका फोल्डर वहां बना होगा, और क्यूजेज का फोल्डर बना होगा। जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड वहां पे क्यूजेज का फोल्डर बना होगा। टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, कुल मिला के 40 टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ये हम 15 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं, 15 दिसंबर से, क्योंकि रिसोर्स जो है वो उसे अपडेट करने में टाइम लगता है। सारी चीजें जब तैयार हो जाएंगी तो 15 दिसंबर से हम पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से शेड्यूल बना के आपको बता देंगे। 40 टेस्ट में से 20 जो होंगे वो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज होंगे, और 20 जो होंगे वो ओवरऑल होंगे, यानी 150 क्वेश्चन जैसा RS का पैटर्न होता है उस हिसाब से होंगे। ओके, तो ये सब हम आपके लिए वहां पे प्रोवाइड कराने वाले हैं फुल कोर्स में। फैकल्टी के रूप में मैं ही ज्यादातर लेक्चर वहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, बट जब भी मुझे लगेगा कि अभी और एक्स्ट्रा टीचर आपके लिए पढ़ाने के लिए जरूरत है तो मैं एक्स्ट्रा टीचर यूज करते हुए वहां पे आपके लिए कोर्स कराऊंगा। बाकी मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप पे है, मैं अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ चीजों को। तो मोस्ट ऑफ दी 80 से 90% जो सिलेबस है वो मेरी तरफ से आपको कवर कराया जाएगा। ओके, टेस्ट सीरीज हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड है। 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। 40 टेस्ट हैं, 20 टॉपिक वाइज हैं, और 20 जो है फुल लेंथ है। मुख्य परीक्षा का पैटर्न यही है, बता चुका हूं आपको। 4 पेपर होने वाले हैं। इंटरव्यू में 100 मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बाकी इंटरव्यू में कैसे होता है इतना अभी बता देता हूँ। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं RPSC में तो वहां पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में आपको टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे आपके इस बोर्ड के सामने मीटिंग है, यानी इंटरव्यू है इस बोर्ड के सामने। तो वहां पे 3 लोगों या 4 लोगों का एक बोर्ड बैठा होता है, ठीक है। उनमें से RPSC मेंबर होते हैं, या हो सकता है कुछ एक कॉलेज के प्रोफेसर्स भी वहां पे हों, और हो सकता है वहां पे RPSC का चेयरमैन भी हो, ठीक है। 3 लोग होते हैं नॉर्मली, 4 लोग भी वहां पे आपके सामने इंटरव्यूअर के रूप में वहां पे बैठे हो सकते हैं। शुरुआत जो होती है वो आपके वहां पे आप जाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो उसमें आप इंटरेस्ट वगैरह, आप कहाँ से हो, ये सारी चीजें होती हैं, आपका परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजें उनके सामने रखी हुई होती हैं। तो उनमें से वो शुरुआत करते हैं। नॉर्मली शुरुआत आपके परिचय से होती है, आप कहाँ से हो, आपका जो भी बैकग्राउंड है उससे शुरुआत होती है। मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें इंटरव्यू में वो आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, और आपके बैकग्राउंड से, आप जहां से हो वहां की क्या क्या खास बातें इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके, तो इंटरव्यू से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, उसमें आप वहां सारी चीजें देख लेंगे। RS एग्जाम की कट ऑफ क्या होती है अभी बताया आपके लिए। 2013 में प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 64, 2016 में 78 और 2018 में 76 नंबर पे कट ऑफ है। ओके,
मेंस की अगर बात करें 2013 में 350 पे और 2016 में 327 पे। अब सवाल आता है क्या कोचिंग करना जरूरी है? देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। कोचिंग वाले आपके दिमाग में कुछ भर नहीं सकते, ठीक है। अगर कोचिंग करने से सिलेक्शन होता तो लोग इतने सारे कोचिंग्स में यहाँ पे चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता। मोर इम्पोर्टेंट आरएएस के लिए तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि कोचिंग इतना ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। आरएएस के लिए मैटर करता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं। अन्य एग्जाम में और आरएएस एग्जाम में यही अंतर है। अन्य एग्जाम में आप रट्टाफिकेशन करके टिक लगा के आ सकते हो, लेकिन आरएएस एग्जाम में जो मेंस एग्जाम होता है वो रिटर्न होता है। 200 मार्क्स का है, 200, 200, 204 पेपर होते हैं, उन सब में आपको आंसर लिखना होता है। और उन आंसर्स में बहुत सारी जगह आपको अपने व्यूज लिखने पड़ते हैं, आपके विचार क्या है, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, आपका फ्यूचर दृष्टिकोण क्या है, ये सब। और वो सब जो आंसर है वो आपको एक अधिकारी के रूप में सोचते हुए आपको आंसर लिख रहे हैं, ओके। तो वहां पे सोच जो है वो बदल जाती है। और तरीका जो होता है यहाँ पे आने के बाद में आरएएस आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने के टाइम पे, इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है रटने के ज्यादा सोचना समझना। इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्यों। अन्य एग्जाम देंगे तो क्या हुआ, कब हुआ, रटो और आंसर दे दो। यहाँ पे क्यों हुआ उसके सारे डिटेल निकाल के दो हमें, ठीक है। ये होता है क्यों वाला। जैसे कि चेन्नई में कभी बाढ़ आ जाती है तो आप अन्य एग्जाम में कि इस महीने में इस तारीख को वहां पे इतनी अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, वो उनका करंट अफेयर्स होगा। इधर का करंट अफेयर्स क्या होगा कि चेन्नई में बाढ़ क्यों आई, ये हुआ, इसको बाढ़ नहीं आती, बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा क्या करना चाहिए था, ये इधर की साइड का होगा मेंस का। क्यों पे जैसे कि आप रटते होंगे कि पानीपत के 3 युद्ध हुए, ठीक है। अब अन्य एग्जाम में उनकी डेट पूछी जाएगी, लेकिन अपने इधर की साइड में आरएएस और आईएएस वाले एग्जाम में पूछा जाएगा पानीपत में ही 3 युद्ध क्यों हुए, क्या इंपॉर्टेंट है उस स्थान का कि उन जगह पे 3 युद्ध हुए। तो क्यों वाला सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, ओके। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के बारे में समझाइए। अब मेंस में आंसर राइटिंग होती है। अब सुभाष चंद्र बोस के डेट रट लेना, उनका जन्म कब हुआ ये रट लेना, उन्होंने क्या किया ये रट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उनकी विचारधारा को समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री होते भारत के तो आज का भारत कैसा होता, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो जब आपको सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पता होगा तभी आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि सवाल पूछ लिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आपने रटा होगा। अब आईएएस मेंस में सवाल पूछ लिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान समय में हम क्या समानताएं देखते हैं और हम सिंधु घाटी सभ्यता से आज के समय के लिए क्या क्या सीख ले सकते हैं, ये सवाल था। तो उसमें अब सिंधु घाटी का अगर डिटेल से पता हुआ तब इन सारी चीजों का आंसर आप दे सकते हो। तो क्यों पे आपको फोकस करना है, क्या कब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने जितने भी अपने क्रैश कोर्स बताए हैं, जितनी भी मैंने वीडियो बताई है, मैंने आपको माइंड को ओपन करने की कोशिश की है, आपको एक ब्रॉड लेवल पे सोचने की कोशिश की है। चीजों को छोटे छोटे तरीके से मत सोचो, एक बड़ी दृष्टिकोण के रूप में सोचो। आप ऐसे सोचो कि आप कहीं पे भी किसी भी जिले के कलेक्टर हो, जिले के एसडीएम हो, आपको लोगों की सेवा करनी है और सेवा करने के लिए बेटर से बेटर सॉल्यूशन आप क्या ला सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्यों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हर जगह आप क्यों लगाना शुरू कर दो, ओके। जहां भी आपको कुछ भी सवाल आए वहां पे क्यों लगा दो बस। उसके बाद में उसका आप गूगल से सर्च करो, इंटरनेट से सर्च करो, आपका खुद से ऑटोमेटिक आपका नॉलेज जो है वो एनहांस होने लग जाएगी और आंसर राइटिंग आपकी मजबूत होती चली जाएगी, ओके। तो कोचिंग वाला सवाल है, इसमें गाइडेंस होना जरूरी होता है, बाकी कोचिंग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जितने भी आर्मी सेलेक्टेड होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा जो होते हैं विदाउट कोचिंग में ही होते हैं, ओके। तो पढ़ना स्वयं को ही पड़ता है, फिर भी एक गाइडेंस जरूरी होती है। गाइडेंस के रूप में मैं आपको गाइडेंस देता ही रहा हूँ। कोचिंग आप चाहें तो कहीं भी जयपुर में और जोधपुर में बहुत सारे कोचिंग हैं, आप किसी भी कोचिंग में जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट हमने उनसे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए अब एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं बाकी जितने भी कोचिंग जो लूटने का काम करते हैं उनसे अच्छा मटेरियल आपको अपने कोर्सेज के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए।
यूट्यूब पे हमारे 200 से ज़्यादा वीडियोज हैं, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपका टाइम खराब हो। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको वहाँ मिलने वाला है। देखो कोचिंग के बारे में फिर आपका सवाल आएगा, सर कोचिंग करें तो कितनी फीस होती है, कितना खर्चा होता है। देखो नॉर्मली किसी भी कोचिंग में आप चाहोगे तो 25,000 रुपये प्रीलिम्स की फीस होती है, मेंस का करीब करीब 50,000 का होता है, और में इंटरव्यू भी करेंगे तो 10-15,000 एक्स्ट्रा होती है। ओके, तो कुल मिला के 80,000 के आसपास तो आपका फीस के रुपए हो जाते हैं किसी भी नॉर्मल से कम नॉर्मल कोचिंग में आप जाओगे तो। ओके, अन्य खर्चे क्या होते हैं, अगर आप जयपुर से नहीं हो, जोधपुर से नहीं हो, पहाड़ से हो, तो आप सिटी में आगे रहोगे साल भर 1.5 साल भर, तो कम से कम लाख रुपए वहां पे आपका खर्चा हो जाए। कुल मिला के आपके 2.25 लाख या 2 लाख रुपए का खर्चा आपका श्योर है। ओके, ठीक है। और अगर आप हमारे थ्रू तैयारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम कॉम्प्रहेंसिव में भी लेकर आ रहे हैं, अब हम इसमें पूरी तरीके से डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का सारा मटेरियल मिलेगा। और हमारी जो फीस है हमने रखी है 5,999 यानी 6,000 के आसपास। बट राइट नाउ शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए हम उसे 2,000 रुपए रख रहे हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कर रहे हैं। अब ज्यादातर बच्चे तो यही बोलेंगे, सर इतनी कम फीस क्यों। देखो मैंने शुरू से ही बोला है कि अपना मेन उद्देश्य ये नहीं है कि पैसे कमाना, अपना मेन उद्देश्य है एजुकेशन की क्वालिटी चेंज करना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी बोला है कि लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर भी फ्री रहेंगे। हमने पेड किस चीज को रखा है, हमने पेड रखा है टेस्ट सीरीज को, पीडीएफ्स को, क्विज को, और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोज को। ठीक है, उसमें आप सिस्टम से तैयारी कर सकते हैं, सारा कुछ एक जगह पे जमा हुआ मिल जाएगा। बाकी लेक्चर जो रहेंगे वो यूट्यूब पे भी, यानी कि जैसे मौर्य साम्राज्य का मैंने बताया, तो उसका 1.5 घंटे का जो लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, उससे रिलेटेड ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, ताकि मैं एक कन्वर्जन में रहता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में बताने में वहां पे मजा भी आता है। तो वो डिस्कशन जो वीडियो होगा उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। जो भी लेक्चर है, डिस्कशन है, उसका पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे मिलेगा, क्विज जो है वो एप्लीकेशन पे मिलेगी, और टेस्ट सीरीज जो हम दे रहे हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए फीस जो है वो 1999 में रखी गई है। ठीक है, वैलिडिटी हमने 18 माह रखी है, और जब भी हमें लगेगा कि वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए तो इसे 2 साल भी कर देंगे। ओके, तो इतना मिनिमम प्राइस पे और इतना बेस्ट मटेरियल आपको कहीं मिलने का तो आप सोच भी नहीं सकते, सोचना भी बहुत दूर की बात है। ओके, तो आप अगर शुरुआती 500 विद्यार्थियों में, तो आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। बाकी 500 विद्यार्थियों के बाद में इसकी प्राइस जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और जो भी एक बार पूरा कोर्स ले लेंगे, एक बार पे करना है, उसके बाद में आपको बार बार कोई भी पे नहीं करना है। एक बार आप पे कर देंगे, उसके बाद में आपको जितना भी आरएस से रिलेटेड मटेरियल है अगले साल भर तक, 1.5 साल तक, जितना भी मेंस, इंटरव्यू तक जो भी मिलने वाला है वो आपको इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। ओके, तो शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए ये फीस है, और बाकी आगे बढ़ा दी जाएगी। ओके, और हाँ 6,000 से ज्यादा कभी नहीं की जाएगी, इतना श्योर है। ओके, अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स में क्या मिल रहा है, प्रीलिम्स का मटेरियल मिल रहा है, मेंस का, इंटरव्यू का, फीस जो है वो अपनी 5,999 है, और शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए 2,000 है, और वैलिडिटी 18 महीने है। ओके, और क्या क्या चीजें, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, फुल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन में, कोर्स में डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ, ई बुक मिल जाएगा, क्विजेज मिल जाएंगी, और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी इतने अच्छे तरीके की है, और वहां पे जितने भी विद्यार्थी टेस्ट देने वाले हैं उन सबको टेस्ट सीरीज देने के तुरंत बाद में मार्क्स पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट दिया, आपके इतने मार्क्स हुए, नेगेटिव मार्किंग करते हुए। और अब तक जितने भी विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी रैंकिंग भी पता चल जाएगा। अगर 200 विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया हुआ है और आपकी रैंकिंग आ रही है 40वें नंबर पे, तो वहां आपको बता देगा कि आपकी रैंकिंग 40वें नंबर पे है। टॉपर भी आपको बता दिया जाएगा कि टॉपर का कितने मार्क्स आए। ये सारी चीजें वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएंगी। ओके, ये सब जो मैंने प्राइस रखी है ये सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करने के उद्देश्य से रखी है। उद्देश्य अभी भी अपना वही है, हायर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी लोगों को लिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप अपने क्रैश कोर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन का अपने लेक्चर्स का लेवल क्या है। बाकी जितने भी आप देखते ही होंगे, रट्टाफिकेशन हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। A to Z कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, वीडियो को कितनी भी बार देखा जा सकता है, जो भी वीडियो होंगी एप्लीकेशन में उनमें किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देखा जा सकता है। वीडियो में क्वालिटी चेंज की जा सकती है,
वीडियो की स्पीड भी चेंज की जा सकती है। यानी आपको लग रहा है थोड़ा स्लो है या रिवीजन कर रहे हो आप, जैसे वीडियो आपने देख लिया, नोट्स आपने बना लिए, अब आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करते टाइम आप स्पीड को 1.5 गुना कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन में आपको जल्दी करना होता है। तो स्पीड और क्वालिटी चेंज की जा सकती है। नेट अगर आपका स्लो है तो आप स्पीड क्वालिटी को आप जो है वो कम कर लीजिए। ओके, पीडीएफ को एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। अब नॉर्मली एक जो प्रॉब्लम एप्लीकेशन जो बनवाया है, धीरे धीरे हम उसे अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी फीडबैक आते रहेंगे उस हिसाब से उसे अपडेट करवाते रहेंगे। तो पीडीएफ जो है वो उसमें सिस्टमेटिक ढंग से जमी हुई है, तो आप उन्हें एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी फिर यही बात बोलते हैं, सर हमें पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने का भी सॉल्यूशन आपके लिए मिल गया है। जो भी वहां पे जैसे कि अपना कोर्स होता है, कोर्स के पास में एक ओवरव्यू होता है, दूसरा कंटेंट होता है और तीसरा होता है अनाउंसमेंट। जो अनाउंसमेंट सेक्शन होगा वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड लिंक में दे दिया जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगी। ओके, तो अभी जो है वो पीडीएफ को एप्लीकेशन में पढ़ भी सकते हैं और अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, 40 टेस्टों की सीरीज दी जा रही है आपको। ओवरऑल रैंक को देखा जा सकता है। ऑडियंस में पूछे गए क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा और बाकी सभी कोचिंग से आपको 100% बेटर यहाँ पे आपको मिलने वाला। अभी आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर ये कोर्स का आपने बता दिया, ये कोर्स कैसे लें और कैसे देखें, ये सारी चीज़ें। ओके, तो देखो सबसे पहला जो काम है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ आप टेक्निकल वाला सर्च करेंगे तो अपना एप्लीकेशन वहाँ पे सबसे आपको ऊपर मिल जाएगा, जिसकी रेटिंग बहुत हाई है। तो वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है आपको, मोबाइल नंबर से लॉगिन होंगे। वहाँ पे लॉगिन होने के टाइम पे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी उसके बाद में आपको स्टूडेंट के रूप में लॉगिन होना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख देना है। अब वहाँ पे अलग अलग टैब हैं। नीचे की साइड में एक टैब है जिसमें लिखा हुआ है बैचेज, एक टैब है नेक्स्ट टैब जिसमें लिखा हुआ है वहाँ पे टाइम टेबल, उसके बाद है स्टोर, उसके बाद में टॉक टू ट्यूटर वाला चैट वाला ऑप्शन है। ओके, उसके बाद में रिपोर्ट वाला ऑप्शन। तो ये नीचे 5 है। साइड में अगर आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिख जाएगा। ओके, फ्री स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, वहाँ पे अपना फेसबुक आईडी दिख जाएगा, यूट्यूब एप्लीकेशन, यूट्यूब लिंक दिख जाएगा साइड में, वहाँ पे आप दिख जाएगा। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट आपके बचे हुए कुछ फ्रिक्वेंटली आज सवाल हैं उन सब का आंसर देता हूँ। देखो सवाल ये, हिंदी या इंग्लिश मीडियम कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा, ये सवाल भी आप पूछेंगे, निश्चित सी बात है। अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से किया है, ठीक है, और आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो तो आपको हिंदी मीडियम चूज करना है। आरएस एग्ज़ाम में आरपीएससी भेदभाव नहीं करती है हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के साथ में। हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, 70-80% के आसपास में हिंदी मीडियम से ही आरपीएससी में। अगर आप 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो आपको इंग्लिश मीडियम ही लेना है। ओके, तो बस सीधा सीधा आंसर यही है, सीधा सीधा आंसर। आपने अगर 12th तक हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी मीडियम ले लीजिए, और आपने 12th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिए। सीधा आंसर यही है इसका। ओके, बाकी ज़्यादा नहीं सोचना है। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं। सन 2012 तक अपना आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, लेकिन अभी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर सभी के लिए एक जैसे होते हैं। ओके, क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें? देखो इसका आंसर है हाँ, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें। इसी के रूप में हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, अब लेके तो आ रहे हैं हम प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के जब होगा उससे पहले सारा कवर कर लिया जाए, लेकिन जो भी लेक्चर होंगे उसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट बच जाएंगी, जैसे सोशोलॉजी, एथिक्स, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद में वहाँ पे कवर कराई जाएगी। मोस्ट ऑफ दी चीज़ जो है प्रीलिम्स में और मेंस में ओवरलैप करती हैं, यानी 70% सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स और मेंस का सेम है। ओके, तो आप प्रीलिम्स में जो 70% है उसको इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लो कि वो 70% आपका मेंस में भी काम आ जाए। बचा 30% उसे आप प्रीलिम्स के बाद में कर लें तो अच्छा रहेगा। सवाल जैसे आता है कि क्या आरएस एग्ज़ाम कठिन है? नहीं, देखो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप डिसाइड कर लो ना उसके बाद में कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको हज़ारों एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे
जिनमें व्यक्ति 12th फेल है, 10th फेल है, 10th में 3rd डिवीज़न है, उसके बाद में भी उसने RAS टॉप किया, STM की रैंक ली, IAS तक भी टॉप किया उन्होंने। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं था, 12th में कोई परसेंटेज नहीं था, लेकिन उन्होंने डेडिकेटेड होके RAS एग्ज़ाम की तैयारी की और उन्होंने RAS क्लियर कर लिया। एग्ज़ाम कठिन नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबके लिए इक्वल एग्ज़ाम तो ठीक है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप डेडिकेशन वहाँ पे दे रहे हो, तो RAS एग्ज़ाम आपके लिए आसान है। बाकी आप रैंडमली चल रहे हो तो हो सकता है कठिन है। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो कठिन है। आपको पता ही नहीं, कुछ नॉलेज ही पढ़ ही नहीं रहे हो तो सबके लिए कठिन है। जो पढ़ नहीं रहा है उनके लिए तो कठिन होगा ही। जो डेडिकेशन देके और जो इच्छा शक्ति मजबूत करके तैयारी करेंगे उनके लिए RAS एग्ज़ाम आसान है, ठीक है। क्या मेरिट वाले ही RAS बनते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी भी टॉप नहीं किया होता है, उस तरीके के विद्यार्थी होते हैं। तो मेरिट का और RAS से कोई रिलेशन नहीं होता। ग्रेजुएशन में भले ही आपकी 40% हो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, आप RAS क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाई कितनी करें ताकि RAS बन सकें? देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेरा मिनिमम सजेशन है आपके लिए 4 से 5 घंटे निकालें। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, कैसे भी करके निकालें, ओके। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो 8 घंटे तक निकालने की कोशिश करें। 8 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो 6 घंटे निकालने की कोशिश करें, ठीक है। 6 घंटे काफ़ी होते हैं, 6 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, नियमित रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन तो 10-10 घंटे हो गए, उसके बाद में आप गायब हो गए पिछले अगले 7 दिन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। 6 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करें और कंटिन्यूस प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक पढ़ाई करें तो आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। बाकी हम जितना अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पाए, हमारे वीडियो देख लें, वीडियो लेक्चर्स देख लें, ओल्ड ईयर्स के डिस्कशन देख लें, PDF को रिवाइज कर लें, क्विज सॉल्व कर लें और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें, तो आपका RAS प्रीलिम्स श्योरिटी के साथ में क्लियर हो जाएगा, ओके। स्मार्ट स्टडी वर्सेस हार्ड स्टडी। देखो, एक होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है शॉर्टकट अपनाते हुए एग्जाम की दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ना। दूसरा होता है हार्ड स्टडी। देखो, दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है। मैं जो फोकस करता हूँ, पहले बोलता हूँ कि शुरुआत करो हार्ड स्टडी से, ठीक है। एक सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हार्ड स्टडी का मतलब मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। मैंने बताया ना क्यों, और एनालिसिस करने का तरीका। आप रट्टाफिकेशन करके आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो शुरुआत जो है वो आपको हार्ड स्टडी से करनी है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए और RAS प्रीलिम्स की डेट डिसाइड होने के बाद आ जाए, उस समय से आपको स्मार्ट स्टडी पे कन्वर्ट हो जाना है, यानी क्रिप्स करते हुए आ जाना है। वो स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी का वीडियो अलग से बना दिया जाएगा आपको आने वाले समय पे, वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। कौन सी बुक्स और नोट्स लें, बता दिया। 3 चीज़ बताइए। एक तो आपको यूज करना है NCERT की बुक्स, उसके बाद में आपको यूज करना है रेफरेंस बुक, राजस्थान की GK की रेफरेंस बुक बता दी। बाकी 5-6 बुक और बताइए, उनसे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। फालतू का आप बहुत सारा इकट्ठा करो, कोई फायदा नहीं है, पढ़ नहीं पाओगे, क्या मतलब है उस चीज़ का, ओके। उसके अलावा अपनी जो भी PDF, जो भी नोट्स, जो भी ई-बुक, जो भी क्विज आपके लिए दी जाएँ, उन्हें करते रहना, उतना ही काफ़ी, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है बता दिया। प्रीलिम्स में जो है वो 20 सवाल आते हैं, 20 से 25 सवाल आते हैं करंट अफेयर्स में, इम्पोर्टेंट है। बुक्स मैंने बताई, दृष्टि IAS की आप यूज़ करें, मुमल का राजस्थान GK के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दिसंबर के महीने से अपना भी मंथली मैगजीन आपको मिलने लग जाएगा एप्लीकेशन पे, तो वो भी आप पढ़ लेंगे तो वो यूजफुल रहेगा। तो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, ये सब अपना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स जो होते हैं वो क्रिप्स बनाने चाहिए, ठीक है। मोस्टली ये होना चाहिए कि आप एक पेज को पढ़ रहे हैं, उस एक पेज के सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन में या 4 लाइन में कंबाइंड हो जाना चाहिए, ठीक है। शुरुआत जैसे आप करें, कोई भी बुक आप पढ़ें, जैसे कि NCERT की आप बुक पढ़ रहे हो, पहली बार सिर्फ उसकी रीडिंग करनी है, आपको ओवरव्यू में समझना है। इसलिए मैंने आपको क्रैश कोर्स कराया है। हिस्ट्री का ओवरव्यू लो एक बार आप, एंशिएंट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उन ओवरव्यूज को लो, उसके बाद में आप फिर डिटेल में जाओ, ठीक है।
एक बार जैसे बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की पहली बार में सिर्फ रीडिंग कर डाली पूरी बुक की, ठीक है, एक बार नज़रों से निकाल दिया। उसके बाद में दूसरी जब आप रीडिंग शुरू करोगे तब आप नोट्स बनाना शुरू करना है। आप हाईलाइट करते जाओ वो पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं आगे के लिए, और अपने साथ में ब्लैंक पेज रखो, उनमें इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उनको लिखते चलो, पॉइंट्स को लिखते चलो और आगे के लिए नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, जितना हो सके उतना चीज़ों को इजी रखो, कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ, लंबी चौड़ी किताबें मत लाओ, बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत सारे अलग अलग जगह से नोट्स ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आसान तरीका यही है, चीज़ों को आसान रखो, बस सबसे आसान है। जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतने ही आप डाइवर्ट हो जाओगे और एग्ज़ाम से आप भटक जाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को आसान करो, यानी नोट स्क्रिप्ट्स रखो, मतलब बुक्स बहुत कम रखो, उनमें से भी बुक्स में से भी शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाओ, और अदर उधर भटकने के बजाय जो मटेरियल मैंने आपको बताया उसे यूज करने की कोशिश करो। RS 2013, 16, 18 का सॉल्यूशन कहाँ है? ये अपने एप्लीकेशन पे, वहाँ पे जो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेंस की तैयारी कब से शुरू करें? मैंने आपको बताया कि 70% प्री और मेंस का सिलेबस एक जैसा होता है। बचा हुआ जो हिस्सा है वो जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो उसके बाद में आप मेंस की तैयारी शुरू करें। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ये थोड़ा सा मैंने बताया, बट इंटरव्यू के लिए अलग से वीडियो बनाई गई। और उसके अलावा अन्य सवाल, कोई भी आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पूछ लें। निश्चित है मैं आपको वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ आंसर नहीं दे पाया तो RS से रिलेटेड एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो आप चाहें अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक अच्छे तरीके से आप वहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाएँ और अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो यूज करें। तो इस तरीके से मैंने RS एग्ज़ाम 2020 की संपूर्ण रणनीति आपको बता दी है। हम किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, कैसे कैसे आप कोचिंग में जो भी आप करना चाहें वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दिया है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।